सो लास्ट टॉपिक इज़ नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म ऑफ दिस चैप्टर। नेशनलिज्म आपको समझ में आ ही गया है कि क्या फीलिंग्स होती हैं नेशनलिज्म के लिए, यानी पैट्रियटिज्म जो नेशनलिज्म है मीन्स अच्छी सोच रखना अपने कंट्री के बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में सोचना, उसकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना, एक देशभक्ति के बारे में जो फीलिंग होती है वो हम नेशनलिज्म के लिए सोचते हैं हमारी अपनी आइडेंटिटी के साथ में, राइट। अब दूसरी तरफ आता है इम्पीरियलिज्म। देखिए क्या होता है कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा सकती हूँ कि एक जो फीलिंग है कि हाँ अपने कंट्री के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, हम उसकी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि नहीं हमारा ही कंट्री सबसे ज़्यादा अच्छा है, हमारा ही कंट्री ही पूरे दुनिया में सबसे अच्छा होगा और डोमिनेंस रखें हम दूसरे बाकी छोटे कंट्री पे या बड़े कंट्रीज़ पर भी, तो हम ये कि इम्पीरियलिज्म वाली एक वो आ जाती है, फीलिंग्स आ जाती हैं कि नहीं अब चाहे कुछ भी है कंट्री तो हमारा ही बहुत अच्छा है, हम दूसरों पे डोमिनेंस होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इम्पीरियलिज्म को और अच्छे से समझने के लिए हम डिटेल में जाते हैं। देखिए, आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स बिकॉज ऑफ द नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड्स, so nationalist group became increasingly intolerant of each other and over ready to go to war। देखिए अभी तक आपने देखा कि यूरोप में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी स्प्रेड हो गई, फिर उसके बाद अलग अलग नेशन स्टेट्स बन गए, यानी अलग अलग उनकी टेरिटरी उनकी कल्चर के अकॉर्डिंग, उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अब डिवाइड हो गई थी, अपना अपना उन्होंने अपना कंट्री बना लिया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब वो एक दूसरे पास डोमिनेंस दिखाने लगे कि नहीं हमारा कंट्री ज़्यादा अच्छा है। पहले तो उन्होंने अपनी कंट्री बनाने के लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन अब उसके बाद वो दूसरे कंट्री के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वॉर के थ्रू उन एरियाज़ को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनकी टेरिटरी में नहीं थे उस वक्त। जब नेशन स्टेट बने थे तब उनकी टेरिटरी में नहीं थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि पूरे यूरोप में या पूरी दुनिया में अपना एक ताकत दिखाने के लिए वो लोग क्या कर रहे थे कि अब दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर भी डोमिनेंस करने की कोशिश, डोमिनेंट होने की कोशिश कर रहे थे, राइट। सो आफ्टर 1871 नेशनलिस्ट टेंशन माउंटेड इन यूरोप इन एरिया कॉल्ड बॉल्कन्स। ओके, क्या हो गया था बॉल्कन्स का जो कंट्रीज़ हैं, मैं आपको उनका वो दिखा देती हूँ। देखिए ये जितने भी कलरफुल आपको दिखाई दे रहे हैं पिक्चर्स, ये रोमानिया है ना, दैट इज सर्बिया है ना, ये सब क्या है, ये बॉल्कन कंट्रीज़ हैं, है ना, ये छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं। अभी यहाँ पर क्या होने लगा था, बॉल्कन्स वॉज रीजन ऑफ द जोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन। यहाँ पे बहुत अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे। एथनिक ग्रुप्स आप समझ ही गए कि उनके अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लेकिन रह वो साथ में ही रहे हैं, तो वो अलग अलग तरीके के कल्चर के लोग एक साथ रहा करते। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ द बॉल्कन्स वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर था, तो वो ज़्यादातर बॉल्कन्स जितने भी थे वो सब ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। So the spread of the ideas of the romantic nationalism in the Balkans and the downfall of the Ottoman Empire made this region very explosive। आपको याद होगा रोमांटिक जो मूवमेंट थे, यानी जो जिसके फोकलॉर है, यानी कि फोक सॉन्ग्स हैं, जो ये छोटे मोटे जिस तरह की जो पोइट्री पोएम या अपनी आइडियाज़ को, अपने नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी वो धीरे धीरे करके जो स्प्रेड हो रही थी पूरे यूरोप में, वो धीरे धीरे करके बॉल्कन्स में भी आ गई थी। अब उस वजह से क्या होने लगा, तो लोग अब अपनी अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, अपना नेशन स्टेट बनाने के लिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे थे। लोग अब बहुत जागरूक हो गए थे। उन्होंने सोचा कि हमें भी अपना अलग नेशन बना लेना चाहिए, अब हम इस ऑटोमन एम्पायर के अंडर में नहीं रह सकते। ओके, सो एज डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी, यानी स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल का मतलब है यहाँ पे कि अलग अलग जो लैंग्वेज बोलने वाले थे इस बॉल्कन कंट्री रीजन्स में, वो लोग अब अपने स्ट्रगल करने लगे थे अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो और इंडिपेंडेंस के लिए। तो द बॉल्कन बिकेम एन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। वहाँ पे बहुत ज़्यादा अब कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने लगे। अब जब छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे हो तब तक तो ठीक है, आपस में लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए कि हमारा खिलौना, ये हमारा खिलौना है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर उसी बीच में उनके पेरेंट्स आकर के उनकी लड़ाई में उनको मदद करने लग जाएं, तो वो छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा नहीं होकर के बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो यही हुआ यहाँ पर भी। यहाँ क्या हुआ, सो देयर वॉज इंटेंस राइवरली अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज। तो यहाँ जो बड़े जो कंट्रीज़ थे, जैसे फ्रांस है, इंग्लैंड है ना, रशिया है, ये जो बड़े कंट्रीज़ थे, जर्मनी है, ये लोगों ने क्या किया, इन कंट्रीज़ ने क्या किया कि इन छोटे छोटे कंट्रीज़ को सपोर्ट करने लगे, वो है ना, आपस में
एक दूसरे को वो सपोर्ट करने लगे। तो ऐसे में क्या हुआ, जब पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से, बच्चे तो एक तरफ चले जाते हैं लेकिन अब क्या करते हैं, वो पेरेंट्स आपस में लड़ने लग जाते हैं और बहुत बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर भी यही हुआ। तो देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज। तो अब देखिए ट्रेड और कॉलोनीज़ के थ्रू जो बड़ी बड़ी जो यूरोपियन पावर्स थी, जैसे रशिया है ना, और फ्रांस है, इंग्लैंड है, ये सब क्या कर रहे थे, अपनी कॉलोनीज उसी बीच में कॉलोनीज बना रहे थे, अपने ट्रेड को डेवलप कर रहे थे। जैसे इंडिया को भी अपने कॉलोनी बनाया है, अफ्रीका पे कब्जा किया, अमेरिका पे किया। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी अपनी डोमिनेंस दिखा रहे थे। अब यहाँ पर भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया था अपना दखल देना, बॉल्कन्स में भी। सो मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड which had been colonized by European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. ओके, तो यूरोपियन पावर्स को बहुत सारे कंट्री, अब 19th सेंचुरी में बहुत सारे लोग इंपीरियलिज्म डोमिनेशन को अब अपोज करने लगे, क्योंकि आपस में ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ ने भी पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ का विरोध होने लगा। तो क्या हुआ था, एंटी इंपीरियल मूवमेंट डेवलप्ड नेशनलिज्म एंड फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। तो अब क्या हो गया, अब इन सबको हटा करके क्या होने लगा कि अलग अलग नेशन स्टेट्स भी डेवलप होने लगे। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा एक आपने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी इसी वजह से ही छिड़ा था, है ना, डोमिनेंस करने के लिए, कि किसी ने किसी पे कब्जा कर लिया, किसी ने किसी पे, तो कुछ कंट्रीज़ एक तरफ हो गई, कुछ कंट्रीज़ एक तरफ हो गई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर का यहाँ पर एंड होता है। और इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ पिक्चर्स और यहाँ पर दिखा देती हूँ। देखिए ये सारे क्या हैं, ये बाल्कन्स हैं, और यहीं पर इनमें आपस में लड़ाई हो रही थी, खींचतान हो रही थी अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए। ओके, ये देखिए टर्की है, और टर्की आपको मालूम है कि ऑटोमन एम्पायर के जो हेड हुआ करते थे, लीडर हुआ करते थे, वो टर्की में ही रहा करते थे, इसको खलीफा कहते थे। तो आगे के चैप्टर्स में हम और भी इन सभी चीज़ों को रिलेट करते रहेंगे। और अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।